में जाना चाहेंगे आप? यस सर। तो हम इब्न बतूता के बारे में जानेंगे, जिनको हम जानते हैं कि पागल बादशाह के रूप में। इस प्रकार से इब्न बतूता जो है दिल्ली आते हैं, सामने मोहम्मद बिन तुगलक है, और यहाँ पर को ही आज हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। और टाइम मशीन में जाना चाहेंगे? यस सर। तो देखिए टाइम मशीन। ठीक है, इब्न बतूता के बारे में भी कहा जाता है कि उन्होंने खिलजी वंश के बारे में बताया। 1320 में खिलजी वंश का अंत हो गया। कैसे अंत हुआ, कभी सोचा आपने? उन्होंने, आपसे प्रश्न पूछेगा इब्न बतूता ने भारत के बारे में क्या बताया, तो आपको बताना पड़ेगा खिलजी वंश के बारे में बताया। अलाउद्दीन खिलजी के 5 पुत्र थे, उसमें से एक बना जिसका नाम था मुबारक खिलजी। वो देवगिरी के राजा हरदीप को हराया और विद्रोह को शांत कराया। फिर रंगीला बादशाह बन गया, दरबार में महिलाओं के साथ, पुरुषों के साथ वो खेला करता था रंगीला बादशाह। तो उसका जो वजीर है वो क्या करता है, खुसरो खां मार देता है, हत्या कर देता है उसका। अब बन गया खुसरो खां। खुसरो खां जब सुल्तान बना रंगीला बादशाह के बाद, तो हिंदुओं के लिए विशेष रूप से खुश हो गया। हिंदू लोग के बारे में इब्न बतूता ने बताया है कि हिंदू लोग गाय की पूजा किया करते थे, गाय के गोमूत्र को भी पिया करते थे औषधि के रूप में, और यहां तक गोबर को घर पर लिपा करते थे। यह रेला ग्रंथ में उन्होंने लिखा। और यहीं पर खुसरो खां ने क्या किया, दरबार में हिंदुओं की तादाद बढ़ा दी, गाय हत्या, गौ हत्या प्रतिबंधित कर दिया, जिससे मुस्लिम लोग नाराज हो गए कि इतना हिंदुओं का हित कैसे। तो उसी बीच खिलजी वंश का दी एंड हो जाता है 1320 में। अब आता है तुगलक वंश। गयासुद्दीन तुगलक जो होता है, खुसरो खां को अंतिम जो सुल्तान रहता है खिलजी वंश का, उसको समाप्त कर देता है, मार देता है। कौन? गयासुद्दीन तुगलक, जो बाद में गाजी की उपाधि धारण करता है। आप बाद में एग्जाम में पूछेगा पहले क्या आया, खिलजी वंश। खिलजी वंश के बारे में इब्न बतूता ने क्यों लिखा, क्योंकि वो जब गया दिल्ली तो उसके पहले जो घटित हुए सुल्तान के बारे में उन्होंने सुना था, तो सुनी हुई बातों को उन्होंने लिखा। फिर तुगलक वंश आया। तुगलक वंश के बारे में इब्न बतूता ने लिखा, गयासुद्दीन तुगलक, उसका जो महल था उसके 5 कमरे ऐसे थे, उस कमरे में गहराई थी, और उस कमरे के अंदर जो गर्त था, गड्ढा वाला भाग में सोने को पिघला कर रखा जाता था। इतने हीरे जेवरात उस महल में रखे जाते थे गयासुद्दीन तुगलक के समय। अब गयासुद्दीन तुगलक की हत्या कर देता है कौन? पागल बादशाह मोहम्मद बिन तुगलक, उसका भतीजा रहता है। मोहम्मद बिन तुगलक जो होता है, गयासुद्दीन तुगलक को अपने एक बनाए हुए महल की ओर बुलाता है, आइए आइए। और जैसे ही गयासुद्दीन तुगलक उस महल के अंदर जाता है, उसी बीच वहां का जो महल है गिर जाता है, उसमें दब के गयासुद्दीन तुगलक मर जाता है। अब इसके लिए 30 दिन तक, 40 दिन तक शोक मनाता है, बहुत दुखी हूं बोल के। कौन? पागल बादशाह मोहम्मद बिन तुगलक, मैं उनके जाने से बहुत दुखी हूं बोल के रियल में हत्या किया रहता है, मगर प्रजा को बताना यह चाहता है कि मैं दयालु हूं, मैं उदार हूं। उनका असमय जाना हो गया, मुझे सुल्तान बनाना हो गया, सुल्तान बन गया। और सुल्तान बना तो एक तरफ तो दयालु भी था और एक तरफ क्रूर भी था। एक व्यक्ति में 2 गुण मिल रहे हैं, एक तरफ तो गुस्सा भी रहा है अचानक, एक तरफ हंस भी रहा है। समझ में नहीं आ रहा आदमी क्या कर रहा है ये, अरे पागलों जैसे बिहेव कर रहा है। तो इसको हम लोग बोल देते हैं पागल बादशाह मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में उन्होंने बहुत कुछ बताया, क्योंकि जब वो दिल्ली आया इब्न बतूता, तो उस समय शासन कौन कर रहा था? मोहम्मद बिन तुगलक। उसी को काजी नियुक्त किया, अजीज की उपाधि दी, और बहुत सारे सोना पैसा से उसको चीन भेज दिया। किसको भेज दिया? इब्न बतूता को भेज दिया।
इब्न बतूता ने मालाबार की यात्रा की, लंका भी गया, इंडोनेशिया सुमात्रा भी गया, चीन भी गया, पूरा अधिकांश क्षेत्र उसने घूमा। इस कारण उसको मार्को पोलो भी कहा जाता है। मार्को पोलो से उसकी उपमा की जाती है। मार्को पोलो जो है, मार्को पोलो का जो यात्रा था वेनिस से चीन की यात्रा थी, फ्रांस से चीन की यात्रा, और इनकी यात्रा चीन से यूरोप की यात्रा। तो मार्को पोलो से इसकी तुलना करते हैं इब्न बतूता को, है ना। ठीक है मंजू, ठीक है बेटा। तो यहां पर इब्न बतूता ने क्या बारे में बताया? खिलजी वंश के बारे में बताया। भारत के बारे में क्या बताया? खिलजी वंश के बारे में बताया, तुगलक वंश के बारे में बताया। अब यहाँ की सड़कों के बारे में बताया। यहाँ की जो सड़कें हैं काफी अच्छी हैं। अब जब यात्री वहां, उसने लिखा रेला में कि जब मैं यात्रा कर रहा था तो सड़क जो थे उपवन के बीच थे। उपवन मतलब गार्डन के बीच, दोनों ओर वृक्ष थे, और वह एक विशाल रास्ता हुआ करता था, जहां पर क्या हुआ करता था? विशाल रास्ता। हर 5 मील में एक बस्ती, एक गांव बसता था। ये बताया है सड़क के बारे में। सड़क अच्छी थी। डाक व्यवस्था के बारे में बताया। डाक व्यवस्था के बारे में क्या बताया? 2 प्रकार की डाक थी, आपने पढ़ा भी होगा, बताया भी था। तो एक किस तरह का था? पैदल। और एक जो पैदल वाला था वो हर दवा में, हर 1 मील में 3 स्टॉप हुआ करता था, 3 स्टॉपेज। 1 मील में 3 स्टॉपेज हुआ करता था, जिसको दवा बोला गया। पैदल जो जाने वाले डाकिया थे अपने हाथों में 2 हाथ की एक छड़ी रखे करते थे, ऊपर तांबे का एक घंटी हुआ करता था जिसमें वो बसता था। वो क्यों बसता था, कभी सोचे आप? जब वो डाक लेकर जा रहा है, दौड़ते हुए जा रहा है, तो दूसरा वाला जो दवा है, दूसरा वाला जो जगह है, वहां का जो व्यक्ति होशियार हो जाए, कान से सुन ले। उस समय तो माइक नहीं था, तो उस समय अगला व्यक्ति उसको सुन ले और वो तैयार रहे। अगला आ रहा है, पकड़ा, तुरंत गया। इसको कौन सी पद्धति बोला गया? हमने डाक व्यवस्था के बारे में देखा गया कि चंगेज खां में भी हरकारा पद्धति थी, इसके समय भी हरकारा पद्धति थी। हरकारा पद्धति में घोड़े के जरिए डाक व्यवस्था होता था। घोड़े में जो हर 4 मील में एक उलूक होता था। उलूक मतलब एक स्टेशन जहां पर घोड़े रुका करते थे, वहीं से वो घोड़ा चेंज करके दूसरा व्यक्ति डालता था डाक के लिए। तो आपको पूछा जाएगा इब्न बतूता ने डाक व्यवस्था के बारे में क्या बताया? आपको बताना पड़ेगा कि इब्न बतूता ने भारत में डाक व्यवस्था को काफी अच्छा, दुरुस्त माना। यहां दिवस के आधार पर दूरी की गणना करते थे। मुल्तान से दिल्ली की दूरी 40 दिन, दिल्ली से दौलताबाद की दूरी 40 दिन, नहीं, दिल्ली से दौलताबाद की दूरी 50 दिन, ये बताया। और यहां पर आपको याद होना चाहिए, पैदल डाक, घोड़े वाला डाक व्यवस्था बनेगा, बन जाएगा। तो डाक जो था घोड़े वाला हर 4 मील में रुकता था, अब फिर अगला तैयार हो जाता था। पैदल वाला हर मील में 3 स्टॉप, जिसको दवा बोला गया। घोड़े वाला को उलूक बोला गया। उलूक, उल्लू मत बोलिए, उलूक बोला गया, ये बताया। और इब्न बतूता ने सती प्रथा के बारे में बताया। एक बात तो इब्न बतूता घोड़े में था, घोड़े में जा रहा था, जब सती प्रथा का जो कांड हो रहा था, सती प्रथा वाला जो चलन हो रहा था, उसी बीच उसको घोड़े में बैठे बैठे बेहोश हो गया। गिरने ही वाला था कि बाजू वाला उसको बचा लिया। घोड़े से गिरता, पूरे पथरीला जगह था, अगर उसको लग जाता तो शायद ये रहना हमारे पास नहीं होता। क्यों आखिर बेहोश हो गया? हाँ, यहां पर उन्होंने वर्णन किया कि एक जो विधवा है जिसका पति मर चुका है, वो महिला वो जा रही है पालकी में, श्रृंगार की हुई है, और उसके पास हर कोई व्यक्ति आ रहा है, प्रसाद ले रहा है। वो खुशी खुशी प्रसाद दे रही है,
नारियल दे रही है। हालांकि इब्न बतूता ने नारियल के बारे में नहीं बताया, उसको गिरी फल बोला। किस प्रकार का फल है इसको हम आगे पढ़ेंगे। सती प्रथा के बारे में उन्होंने वर्णन किया कि एक महिला जा रही है अपने पति की चिता पर बैठने के लिए और वो खुश है, और उसके साथ ब्राह्मण भी जा रहे हैं, उसके परिवार वाले भी जा रहे हैं, और जैसे ही चिता पर आग लगाया जाता है, उसी में एक गर्त गड्ढा वाला भाग में उस महिला को कंबल ओढ़ा दिया जाता है। कंबल ओढ़ा दिया जाता है, क्यों ओढ़ा देते हैं? कि वो डरे मत, भागे मत, और आंच से वो मत सोचे कि अब आ गई। फिर उसको वहां पर डाल दिया जाता है, फिर बड़ा सा लकड़ी को उसके ऊपर डाल दिया जाए जिससे वो तड़पे मत, बाहर इधर उधर मत आए। तो ये चीज दृश्य देखकर इब्न बतूता को बेहोश हो गया, वो गिरने ही वाला था घोड़े से और वो देख नहीं पाया ये। तो उसको उन्होंने वर्णन किया सती प्रथा के बारे में, इब्न बतूता ने। और इब्न बतूता ने नारियल के बारे में बताया कि नारियल जो फल है एक अजीब फल है, जिसकी 2 आंख है, जिसकी एक मुंह है, और जिसका दिमाग हरे रंग का है। मतलब उसका जो हरे रंग का बाहर वाला भाग दिमाग है, और बाल के समान, जिस प्रकार से बाल काले होते हैं हमारी, मगर उसके बाल रेसे ब्राउन कलर का है। अजीब सा फल है। बोला कि हमारे मोरक्को में खजूर के फल, खजूर के वृक्ष है, यहां भी खजूर के वृक्ष है, मगर उसमें अजीब सा फल हो रहा है, क्या है? तो उन्होंने गिरी फल बोला उसको, मगर नारियल है। और दूसरा उन्होंने बोला पान के बारे में बताया। पान के बारे में नहीं जानता था, वो बोलता था कि अंगूर के पत्ते के समान दिख रहा है पान, एक लता के समान जिसमें फल नहीं होता, और वहां पर जायफल के समान सुपारी दिखता है। सुपारी को तोड़ दिया जाता है और पान में लपेट के चबा लिया जाता है। पान के बारे में उन्होंने बताया। तो यहाँ पर नारियल और पान के बारे में उन्होंने बताया। इब्न बतूता ने यहाँ पर किसके बारे में बताया? भारत के बारे में बताया। इब्न बतूता दरबार का व्यक्ति नहीं था, किसी सुल्तान के दरबारी व्यक्ति नहीं था। उसने जो देखा वही लिखा। अगर सुल्तान बदमाश है, खराब है, तो उसने खराब लिखा, अच्छा है तो अच्छा लिखा, है ना। मगर दरबारी का भी क्या होता, जिस दरबार में रह रहा है, जिसका नमक खा रहा है, तो उसके बारे में तारीफ ही करेगा। मगर इब्न बतूता ने जो देखा वही लिखा। तो उन्होंने प्रत्यक्ष आधार पर भी वर्णन किया और साक्षात्कार पद्धति का भी वर्णन किया। साक्षात्कार पद्धति में क्या किया? लोगों के पास जाके पूछा कि खिलजी वंश कैसा था, क्या था, कैसा था। तो आपको प्रश्न पूछा जाएगा, इब्न बतूता ने भारत के बारे में क्या बताया? भारत के बारे में खिलजी वंश के बारे में बताया, तुगलक वंश के बारे में बताया, नारियल के बारे में बताया, पान के बारे में बताया, सड़कों के बारे में बताया, संचार व्यवस्था के बारे में बताया, सती प्रथा के बारे में बताया, और कुछ छूटा और क्या किसके बारे में बताया? और इसी के साथ वह मोरक्को चला जाता है। आपको याद होगा, आप मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि जो रहला का जो बुक का नाम रियल में क्या है, उसका बुक का नाम है तुहफत अल नज्जार की गयाब अल अमसार व अजायब अल अबसार। यह रहला बुक का नाम, जिसको हम अब रहला बोलते हैं, है ना। फिर से बोलूंगा, तुहफत अल नज्जार भी गयाब अल अमसार व अजायब अल अबसार। तो यहाँ पर यामिनी इसको पढ़ लेगी, रट लेगी। हालांकि रटने की जरूरत नहीं है, बस हमको याद करना रहला बुक के बारे में। और विश्वसनीय की बात यह है कि बहुत सारे बताया, और यहाँ पर उन्होंने बाजार के बारे में बताया। एक रंगीन बाजार था जहां पर पुरुष और महिलाएं गायिका के रूप में आते थे। मंच होता था, उसका एक डायरेक्टर होता था, मालिक होता था उस रंगमंच का। एक बाजार बस थिएटर का हुआ करता था, जहां पर गायिका जो महिलाएं गाती थी, अभिनय करती थी, और एक समय के बाद वह बंद हो जाता था। बाजार के बारे में बताया। और इसके बारे में बताया, एक कब्र के बारे में बताया। कब्र का, कोई व्यक्ति मरता था तो उसको कब्र में डालते थे, मेहराब बनाते थे। और यहां पर यह बताया कि दिल्ली का जो किला था, दिल्ली का जो किला था सुरक्षा के रूप में, वो 11 हाथ का था भाई चौड़ाई। सोचिए कभी, दिल्ली का जो किला था सुरक्षा की दृष्टि से, दिल्ली एक समृद्ध शहर था बताया, उसकी सुरक्षा के लिए किलाबंदी किया जाता था।
11 हाथ का, 11 हाथ मतलब 20 इंच बराबर 11 हाथ। और उस दीवार में समझ लीजिए इतना बड़ा दीवार हो, उसके अंदर सुरंग रहता था जहां पर द्वारपाल लोग खाना बनाते थे, रहते थे, औजार रहता था, खुफिया जानकारी वही रहती थी उसके अंदर। और बताया कि 28 द्वार हैं। दिल्ली में कितने द्वार हैं? 28 द्वार। और इसके बारे में ये भी बताया कि एक बाजार को कहते थे तरापबाद। तरापबाद किसे कहते थे? जहां महिलाएं और पुरुष दोनों अभिनय करती थी। यहां तो बॉलीवुड कह दिए, थिएटर कह दिए, मगर एक बाजार का एक भाग होता है तरापबाद, तरापबाद बोला गया। तो यहां पर ये जो टॉपिक है इब्न बतूता का जो टॉपिक है समाप्त होता है। और इब्न बतूता के बारे में आपको कहा भी जाता है कि, फिर से बोल रहा हूं, इसमें सच्चिदानंद की जो कविता है उसके बारे में कि इब्न बतूता पहन के जूता, क्यों बोला? तो कि इब्न बतूता घुमंतु प्रवृत्ति के था, एक जगह स्थिर नहीं रहता था, हमेशा जूता पकड़ा रहता था, मतलब कभी भी वो कहीं भी निकल जाता था। तो ये बताया गया है इब्न बतूता के बारे में। तो इब्न बतूता ने उस समय यात्रा किया जो बहुत अधिक दुर्लभ था, कष्टप्रद था। तो आज का जो टॉपिक है इब्न बतूता, कल हम लोग पढ़ेंगे बर्नियर के बारे में, जो एक डॉक्टर था जो फ्रांस से आया था, फ्रांसवा बर्नियर। ठीक है। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। मैं तुझसे